वॉल्टर मर्च। ये नाम सिर्फ एडिटिंग की दुनिया में नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सोचने के तरीके में बदलाव लाने वाला है। उनकी किताब इन द ब्लिंक ऑफ एन आई कोई भारी भरकम टेक्निकल गाइड नहीं है। ये एकदम आसान और दिल से निकला हुआ नजरिया है उस कला का जिसे हम फिल्म एडिटिंग कहते हैं। मर्च बताते हैं कि एडिटिंग सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये सोचने और महसूस करने का तरीका है। जब एक सीन से दूसरे सीन में कट करते हैं तो वो किसी मशीन जैसी प्रोसेस नहीं है बल्कि दिल और दिमाग से जुड़ा काम है। वॉल्टर मर्च एडिटर को किसी सर्जन, किसी कवि या फिर किसी संगीतकार जैसा मानते हैं जो हर सीन में सही भावना, सही लय और सही अर्थ को बैलेंस करता है। उनकी ये किताब बहुत छोटी है लेकिन उसमें गहराई भरपूर है। सबसे फेमस बात जो वो बताते हैं वो है द रूल ऑफ 6, यानी जब भी कोई कट लगाते हो तो 6 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मर्च आंख झपकने यानी ब्लिंक करने की बात भी करते हैं। वो बताते हैं कि जैसे हम सही टाइम पर अपनी आंखें झपकाते हैं वैसे ही सही टाइम पर कट भी किया जाता है। ये सब हमारे दिमाग और इमोशन से जुड़ा होता है। ये किताब आपको सिखाती है कि एडिटिंग सिर्फ सीन जोड़ने का काम नहीं है, इसमें कहानी, भावना और टेक्निक तीनों का सही बैलेंस चाहिए। अब हम इस किताब के हर आइडिया को डिटेल में समझेंगे, मर्च के अपने तजुर्बे और नजरिए के साथ, ताकि आप भी एडिटिंग को सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक जिंदा और रचनात्मक कला की तरह देख सकें। भाग 1, कट का मर्म, क्यों और कैसे। वॉल्टर मर्च कहते हैं कि एडिटिंग सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, उनके लिए ये दिमाग, दिल और सोच से जुड़ा फैसला होता है। जब कोई एडिटर किसी सीन को काटता है तो वो बस एक सीन खत्म नहीं कर रहा होता, वो एक नए एहसास की शुरुआत कर रहा होता है। लेकिन सवाल ये है कि कट लिया क्यों गया? क्या सीन बस लंबा हो गया था या उस सीन की जो गहराई थी वो अब पूरी हो चुकी थी? मर्च कहते हैं कि कट तभी अच्छा होता है जब वो दर्शक की उम्मीद और उसके दिल की फीलिंग्स के बीच में आए, न जल्दी न देर से। वो इसको आंख झपकने से जोड़ते हैं। जब हम कुछ महसूस करते हैं, सोचते हैं या कोई फैसला लेते हैं तो हमारी आंख अपने आप झपकती है। ये आंख झपकाना एक तरह का अंदरूनी कट होता है। ठीक वैसे ही फिल्म में भी कट तब होना चाहिए जब दर्शक उस सीन से अपने दिल और दिमाग से आगे बढ़ने को तैयार हो। इसलिए एडिटर का काम सिर्फ सीन काटना नहीं है बल्कि दर्शकों के साथ एक न दिखने वाला भावनात्मक रिश्ता बनाना भी है। भाग 2, द रूल ऑफ 6। मर्च ने रूल ऑफ 6 यानी 6 नियम का एक कमाल का आइडिया दिया है। इसका मतलब है कि जब भी कोई सीन एडिट करना हो, कट लगाना हो तो इन 6 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि सीन की ताकत बनी रहे और दर्शक की फीलिंग्स भी जुड़ी रहें। ये 6 बातें हैं: भावना यानी इमोशन, कहानी, लय यानी टाइमिंग, आंखों की दिशा, आई ट्रेस स्क्रीन पर 2 आयामी जगह, 2 डी प्लेन्स असली दुनिया की, 3 आयामी जगह यानी 3 डी स्पेस सबसे ज्यादा जरूरी है भावना, क्योंकि जब कोई दर्शक कोई सीन देखता है तो सबसे पहले वह उसे दिल से महसूस करता है, दिमाग से बाद में सोचता है। अगर कट लगाने के बाद सीन का इमोशन टूट गया तो फिर चाहे टेक्निकली कट कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, दर्शक को वो सीन अच्छा नहीं लगेगा। मर्च कहते हैं कि हर बार जब आप कट लगाओ सबसे पहले सोचो क्या इससे दर्शक की भावना बनी रहेगी। इसके बाद देखो कि कहानी की फ्लो तो नहीं बिगड़ रही। फिर चेक करो कि कट सही टाइम पर आ रहा है या नहीं, यानी उसका रिदम ठीक है या नहीं। फिर ध्यान दो कि दर्शक की नजर जहां जा रही, कट उसे सपोर्ट कर रहा है या उलझा रहा है। इसके बाद 2 टेक्निकल बातें आती हैं, स्क्रीन पर सीन का 2 डी अरेंजमेंट और फिर 3 डी स्पेस में एक्शन का मूवमेंट। लेकिन ये दोनों आखिर में आते हैं क्योंकि जब तक भावना, कहानी और लय सही नहीं होंगी तब तक बाकी सब कोई फायदा नहीं करेगा। भाग 3, भावना बनाम जानकारी। मर्च के अनुसार कि एक अच्छा एडिट वही होता है जो सीधे दर्शक के दिल को छू जाए। सिर्फ जानकारी देने से कोई मतलब नहीं बनता। कई बार एडिटर या डायरेक्टर सोचते हैं कि हर छोटी बड़ी बात, हर डायलॉग, हर एक्शन साफ साफ समझाना जरूरी है, लेकिन सिनेमा कोई लेक्चर देने का तरीका नहीं है। असली मकसद है महसूस कराना। मर्च कहते हैं कि अगर दर्शक किसी सीन को दिल से महसूस कर पा रहा है तो अगर कुछ बातें उसे याद भी नहीं रहती तो चलता है, लेकिन अगर सीन सिर्फ बातें समझा रहा है और दिल तक नहीं पहुंच रहा तो फिर वो सीन फेल हो गया। वो एक उदाहरण भी देते हैं, अगर किसी किरदार का दर्द दिखाना हो तो जरूरी नहीं कि हर आंसू दिखाओ। कभी कभी एक चुप्पी, एक हल्की सी नजर झुकाना या कैमरे का धीरे से कट करना, ये सब ज्यादा गहरी असर डालते हैं। इसलिए मर्च सलाह देते हैं कि एडिट करते वक्त हमेशा खुद से पूछो क्या ये सीन दिल को छू रहा है। अगर नहीं तो चाहे उसमें कितनी भी जानकारी हो कोई फायदा नहीं। मर्च मानते हैं कि सिनेमा की ताकत उसकी कहानी में नहीं बल्कि उस कहानी को कैसे पेश किया गया है उसमें होती है। इसीलिए एडिटर को ये समझना चाहिए कि दर्शक क्या महसूस कर रहा है। सिर्फ ये मत सोचो कि उसे क्या क्या पता चल रहा है। एक सीन का असली मकसद है दर्शक को महसूस कराना, उसे उस पल से जोड़ना, और यही है एडिटिंग की असली ताकत। भाग 4, डिजिटल बनाम एनालॉग संपादन। इस हिस्से में डिजिटल बनाम एनालॉग संपादन, इस हिस्से में वॉल्टर मर्च बताते हैं कि पहले फिल्में एडिट करना एकदम अलग था। उस समय सब कुछ
कुछ एनालॉग तरीके से होता था, मतलब असली फिल्म की रील को हाथ से काटना और जोड़ना पड़ता था। ये काम काफी मेहनत वाला और रिस्की भी था, क्योंकि अगर गलती हो जाती तो पूरी फिल्म का नुकसान हो सकता था। फिर जब डिजिटल तकनीक आई तो एडिटिंग का तरीका ही बदल गया। अब कंप्यूटर पर बैठे बैठे बिना रील को छुए सीन काटना, जोड़ना और बदलना बहुत आसान हो गया। डिजिटल एडिटिंग ने काम को बहुत तेज और आसान बना दिया। लेकिन मर्च ये भी कहते हैं कि डिजिटल एडिटिंग में एक कमी है। जब आप स्क्रीन पर काम करते हैं तो असली फिल्म को छूने का जो अनुभव होता था वो नहीं मिल पाता। पहले जब रील हाथ में होती थी तो फिल्म से एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता था, जो अब स्क्रीन पर काम करते हुए थोड़ा खो सा जाता है। इसके बावजूद मर्च मानते हैं कि डिजिटल एडिटिंग की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसमें आप जल्दी जल्दी अलग अलग तरीके आजमा सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो पहले एनालॉग एडिटिंग में मुश्किल था। हालांकि वह ये भी कहते हैं कि सिर्फ स्क्रीन पर काम करने से कभी कभी असली कंटेंट से वो गहरा कनेक्शन नहीं बनता जो हाथ से काम करते समय बनता था। मर्च का कहना है कि असली हुनर ये है कि एक अच्छा एडिटर दोनों तरीकों का सही इस्तेमाल करना सीखे, कब डिजिटल का फायदा लेना है और कब एनालॉग जैसी गहराई की जरूरत है, ये समझना जरूरी है। आखिर में वह यही कहते हैं कि टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, एडिटर का असली फोकस फिल्म की कहानी और उसके इमोशंस पर होना चाहिए, न कि सिर्फ ये दिखाने पर कि वह कितनी अच्छी तकनीक चला सकता है। भाग 5, इंसान और मशीन। इस हिस्से में वॉल्टर मर्च एक बहुत जरूरी बात करते हैं कि फिल्म एडिटिंग में इंसान और मशीन का संतुलन कैसे बनाना चाहिए। वो बताते हैं कि जब से डिजिटल एडिटिंग आई है, मशीनों ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। अब एडिटर के पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं, कंट्रोल होता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सब कुछ मशीनों पर छोड़ सकते हैं? मर्च का कहना है कि मशीनें हमारा टाइम बचाती हैं और चीजें फटाफट कर देती हैं, लेकिन इंसानी सोच और फीलिंग की जगह वो कभी नहीं ले सकती। कोई भी मशीन, चाहे वो कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, एक अच्छे एडिटर की समझ, उसके अनुभव और उसकी भावना को नहीं पकड़ सकती। मशीनें बस टेक्निकल काम करती हैं, जैसे क्लिप जोड़ना, कट करना, रंग ठीक करना वगैरह, लेकिन कौन सा सीन दिल को छूता है, किस जगह म्यूजिक धीमा या तेज होना चाहिए, ये सब सिर्फ इंसान ही समझ सकता है। मर्च कहते हैं कि एडिटर का असली काम सिर्फ बटन दबाना नहीं है। एडिटर को फिल्म की आत्मा समझनी होती है, उसे महसूस करना होता है और फिर उसे दर्शकों तक सही तरीके से पहुंचाना होता है। मशीन तो बस एक औजार है, मदद के लिए है। असली काम इंसान का दिल और दिमाग करते हैं। वो आगे बताते हैं कि इंसान और मशीन का रिश्ता बड़ा पेचीदा है। टेक्निकल काम में मशीनें परफेक्ट हैं, लेकिन जब बात क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की आती है तो इंसान का नजरिया ही असली खेल बदलता है। उदाहरण के लिए, एक एडिटर जानता है कि किस सीन को कहाँ काटना है ताकि फिल्म की इमोशनल फील बनी रहे। मशीन तो बस वही करेगी जो इंसान उसे बोलेगा। मर्च का साफ कहना है कि आगे भी हमें अपनी क्रिएटिव सोच को मशीनों से ऊपर रखना चाहिए। मशीनें हमारी मदद जरूर कर सकती हैं, लेकिन अगर फिल्म में वो दिल से छूने वाला जादू चाहिए तो एडिटिंग इंसान को ही दिल और दिमाग से करनी पड़ेगी, मशीन के भरोसे नहीं। भाग 6, रियलिटी एंड इल्यूजन। इस हिस्से में वॉल्टर मर्च बताते हैं कि फिल्म एडिटिंग का असली जादू असली और नकली के बीच के फर्क को समझने में है। वो कहते हैं कि सिनेमा का मकसद असली दुनिया को जैसा है वैसे ही दिखाना नहीं है, बल्कि उसे थोड़ा बदल कर, महसूस करवा कर दिखाना है। फिल्में कोई आईना नहीं होती जो असलियत दिखाए, बल्कि वो हमारे दिल और दिमाग में एक नई तरह की दुनिया बना देती है, जिसमें हमारी कल्पनाएं और भावनाएं जुड़ी होती हैं। मर्च कहते हैं कि एडिटिंग ही वो तरीका है जिससे ये असली और नकली वाली दुनिया आपस में जुड़ती है। जब कोई एडिटर किसी सीन को काटता है और फिर जोड़ता है तो वो सिर्फ वीडियो नहीं जोड़ता, वो एक नई कहानी बनाता है, एक नया मतलब बनाता है, एक नई दुनिया बनाता है। यहाँ भ्रांति का मतलब होता है वो फीलिंग या इमेज जो हमें फिल्म के जरिए महसूस होती है। ये 100% सच्ची नहीं होती, ये हमारी सोच और फीलिंग्स से बनी होती है। एक आसान उदाहरण देते हुए मर्च बताते हैं, जब हम फिल्म में रेस कार को तेज दौड़ते देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत जबरदस्त स्पीड से भाग रही है, लेकिन असल में वो सीन एडिटिंग का कमाल होता है। हो सकता है कार इतनी तेज न दौड़ रही हो, लेकिन एडिटर ने ऐसा माहौल बनाया है कि हमें बहुत एक्साइटिंग लगता है। यही तो फिल्म की असली ताकत है। ये हकीकत से आगे बढ़कर एक नई दुनिया बनाती है और दर्शक को एक अलग अनुभव देती है। मर्च ये भी कहते हैं कि जब तक एडिटिंग में ये भ्रांत अच्छे से नहीं बनाई जाती, तब तक फिल्म दिल तक असर नहीं करती। जैसे जब किसी किरदार के चेहरे पर इमोशंस बदलते हैं, गुस्सा, दुख, खुशी, तो हम सिर्फ देख नहीं रहे होते, हम खुद भी वो फील कर रहे होते हैं। ये जादू एडिटिंग से होता है। एक अच्छा एडिटर जानता है कि कौन सा सीन किस फीलिंग से जोड़ना है ताकि दर्शक भी उस फीलिंग को महसूस कर सके।
लेकिन मर्ज साफ कहते हैं कि फिल्म को सिर्फ झूठ या भ्रम नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसा किया तो फिल्म का असली मतलब और गहराई खत्म हो जाएगी। एडिटर को समझदारी से तय करना होता है कि कहाँ असली बातें दिखानी है और कहाँ थोड़ा भ्रम बनाकर कहानी को और असरदार बनाना है। आखिर में मर्ज कहते हैं कि फिल्म में असलियत और भ्रांति का रिश्ता कुछ ऐसा होता है जैसे आसमान और जमीन दोनों अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक अच्छा एडिटर वही है जो इस संतुलन को समझे और फिल्म को ऐसा बनाए कि दर्शक उसे महसूस भी कर सके और सोच भी सके। भाग 7, संपादक की जिम्मेदारी। इस चैप्टर में वॉल्टर मर्च बताते हैं कि एडिटिंग सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा है। एडिटर का काम बस सीन जोड़ना या काटना नहीं होता, बल्कि वो एक आर्टिस्ट, कहानी सुनाने वाला और एक सर्जन जैसा होता है जो फिल्म को दिल और दिमाग दोनों से गढ़ता है। उसे फिल्म की आत्मा को महसूस करना पड़ता है। उसका असली काम है कि फिल्म देखकर दर्शक के दिल दिमाग पर गहरा असर पड़े। मर्च का कहना है कि एडिटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि फिल्म का इमोशनल असर बना रहे। हर सीन, हर कट और फिल्म की रफ्तार इस तरह से सेट करनी होती है कि दर्शक को बिना कुछ कहे भी सब कुछ महसूस हो। एडिटर का काम है दर्शक को इमोशनल सफर पर ले जाना, चाहे वो कहानी के जरिए हो या किसी सीन के असर से। मर्च आगे बताते हैं कि एडिटर सिर्फ मशीन चलाने वाला नहीं होता। उसे फिल्म के मकसद को समझकर दिल से उसे नया रूप देना होता है। उसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बाकी टीम की सोच का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन साथ ही अपनी क्रिएटिव सोच से फिल्म को और बेहतर बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है। एक अच्छा एडिटर कभी खुद को सिर्फ टेक्निकल आदमी नहीं समझता, बल्कि वो फिल्म के बनाने वालों में से एक होता है। मर्च ने एडिटर की तुलना एक सर्जन से की है। जैसे सर्जन शरीर के अंदर चीजों को जोड़ता है ताकि सब कुछ ठीक से काम करे, वैसे ही एडिटर फिल्म के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है ताकि फिल्म एक बहती हुई कहानी जैसी लगे और दर्शक उसमें पूरी तरह डूब जाए। यहाँ एडिटर की जिम्मेदारी होती है कि फिल्म खत्म होने तक वही फीलिंग दर्शक तक पहुंचे जो कहानी देना चाहती है। दर्शक को हर सीन से क्या महसूस कराना है, ये तय करना एडिटर के हाथ में होता है। मर्च कहते हैं कि एक अच्छा एडिटर वही है जो बस सीन नहीं जोड़ता, बल्कि फिल्म की आत्मा को जीता है। वह फिल्म की फीलिंग को समझकर उसे एक नया रूप देता है। इसलिए एडिटिंग सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक आर्ट, दिमाग और दिल से जुड़ी प्रक्रिया है जो फिल्म को खास और असरदार बना देती है। भाग 8, निर्णय लेने की प्रक्रिया। इस हिस्से में वॉल्टर मर्च बताते हैं कि एडिटिंग सिर्फ टेक्निकल काम नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर लिए गए फैसलों की प्रक्रिया है। हर कट लगाना, हर सीन बदलना, हर ट्रांजिशन जोड़ना, ये सब छोटे छोटे फैसले होते हैं जो एडिटर अपने अनुभव, समझ और फिल्म की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए करता है। मर्च कहते हैं कि एडिटर के फैसले सिर्फ मशीन चलाने जैसे नहीं होते, उसमें दिमाग, दिल और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। एडिटर को हर बार यह सोचना पड़ता है कि कौन सा सीन रखना है, कौन सा हटाना है और कैसे दोनों को जोड़ना है ताकि कहानी का असर बना रहे। इसलिए अच्छा एडिटर वही है जो तकनीक के साथ साथ यह भी समझे कि दर्शक पर सीन का क्या असर होगा। मर्च का मानना है कि एडिटिंग के फैसले फिल्म को एक दिशा देते हैं। हर फैसला फिल्म की कहानी और उसकी रफ्तार को बदल सकता है। कभी कभी कोई सीन बहुत अच्छा शूट हुआ होता है, लेकिन अगर वो कहानी से मेल नहीं खाता तो उसे भी हटाना पड़ता है। मतलब हर सीन को फिल्म की भावनाओं और कहानी से जुड़ा होना चाहिए। मर्च यह भी कहते हैं कि कई बार एडिटिंग में कोई एकदम सही फैसला नहीं होता। एडिटर को अनुभव और अंदर की समझ से तय करना पड़ता है कि कौन सा सीन फिल्म के लिए सही रहेगा। कभी कभी हालात के हिसाब से भी फैसले बदलने पड़ते हैं। मर्च के मुताबिक एडिटिंग में फैसला लेना एक गहरी सोचने की प्रक्रिया है। कोई भी कट या बदलाव यूं ही नहीं किया जाता। हर फैसला ध्यान से और सोच विचार करके लिया जाता है। वह मानते हैं कि एडिटिंग में फैसला लेना भी एक कला है जो एडिटर के सोचने के तरीके और फिल्म को समझने की गहराई को दिखाता है। आखिर में मर्च यह भी कहते हैं कि एडिटर को अपने फैसलों का समय समय पर दोबारा आकलन करते रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज शुरुआत में सही लगती है, हो सकता है पूरी फिल्म बनने के बाद वह उतनी सही न लगे। इसीलिए एडिटर का काम है लगातार अपने फैसलों को जांचते रहना और फिल्म को सही दिशा में ले जाना। भाग 9, समय और लय। वॉल्टर मर्च इस अध्याय में संपादन के दो अहम पहलुओं, समय और लय के बारे में बात करते हैं, जो फिल्म की भावनात्मक गहराई और गति को तय करते हैं। वह बताते हैं कि हर फिल्म की अपनी एक लय और गति होती है और यही लय फिल्म को जीवित और असरदार बनाती है। संपादन में समय और लय की भूमिका सिर्फ दृश्य जोड़ने या काटने तक सीमित नहीं होती। यह पूरी फिल्म के प्रवाह और दर्शक के अनुभव को प्रभावित करती है। मर्च के अनुसार समय और लय की समझ एक संपादक के लिए बहुत जरूरी होती है। एक संपादक को यह समझना होता है कि किस दृश्य को कितना समय देना है और कब उसे बदलना है।
अगर कोई दृश्य ज्यादा देर तक रखा जाए तो वह उबाऊ हो सकता है, जबकि अगर उसे बहुत जल्दी बदल दिया जाए तो वह अस्वाभाविक लग सकता है। इस संतुलन को सही रखना ही संपादक का काम है। मर्च ये भी कहते हैं कि समय और लय को नियंत्रित करने से फिल्म में एक प्रवाह बनता है। वह इसे संगीत की धुन जैसा मानते हैं। जैसे एक संगीतकार अपनी धुन में लय और ताल सेट करता है, वैसे ही संपादक को दृश्य, संवाद और संगीत के बीच सही तालमेल बनाना होता है। अगर किसी दृश्य का समय सही ढंग से तय किया जाए तो दर्शक को फिल्म का सही अनुभव होता है। मर्च एक उदाहरण देते हैं। किसी दृश्य में बदलाव का सही समय बहुत जरूरी होता है। कभी कभी यह निर्णय सिर्फ 1 सेकंड का होता है, लेकिन उसका असर बड़ा हो सकता है। जैसे ही एक दृश्य खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, संपादक को यह तय करना होता है कि वह बदलाव धीरे से हो या तुरंत। यह सिर्फ फिल्म के विषय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि दर्शक के भावनात्मक और मानसिक अनुभव पर भी आधारित होता है। मर्च का मानना है कि समय और लय का सही तालमेल फिल्म की दिशा में मदद करता है। यदि सही समय पर सही दृश्य बदला जाए तो फिल्म दर्शक पर गहरा असर डाल सकती है, लेकिन अगर समय गलत हो तो फिल्म की ऊर्जा खत्म हो सकती है और दर्शक का ध्यान बिखर सकता है। इस तरह एक अच्छा संपादक समय और लय को सही तरीके से मिलाकर फिल्म को जीवंत बनाता है, जिससे दर्शक पूरी फिल्म में शामिल होते हैं। समय और लय का सही संतुलन फिल्म को एक ऐसा कला रूप बनाता है जो न सिर्फ दिखाई देता है बल्कि महसूस भी होता है। मर्च अंत में कहते हैं कि समय और लय फिल्म के सबसे प्रभावशाली उपकरण होते हैं और इनका सही इस्तेमाल ही फिल्म को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाता है। एक अच्छा संपादक यह समझता है कि हर दृश्य का सही समय और लय फिल्म में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक बदलाव लाता है जो दर्शक को फिल्म से जोड़ता है। भाग 10, साइकोलॉजी ऑफ एडिटिंग। वॉल्टर मार्च इस अध्याय में संपादन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो दर्शक के दिमाग और भावनाओं से गहरे जुड़े होते हैं। वह बताते हैं कि फिल्म का संपादन केवल दृश्य और ध्वनियों का तकनीकी मिलान नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया भी है जिसमें दर्शक की प्रतिक्रिया को समझकर फिल्म को तैयार किया जाता है। संपादक का काम सिर्फ तकनीकी निर्णय लेना नहीं होता, बल्कि इसे समझने की एक गहरी मानसिक समझ होती है। मर्च के अनुसार फिल्म देखने का अनुभव केवल दृश्य और ध्वनि तक सीमित नहीं होता। यह दर्शक के दिमाग में मानसिक छवियां और भावनाएं पैदा करता है। जब एक संपादक किसी दृश्य में बदलाव करता है तो वह सिर्फ दृश्य नहीं जोड़ता, बल्कि दर्शक के दिमाग को एक नई प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रतिक्रिया दर्शक के भीतर की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा पर निर्भर करती है। मर्च यह भी बताते हैं कि संपादन में किए गए हर बदलाव का दर्शक के मन पर गहरा असर होता है। एक दृश्य के चयन या उसके समय को तय करने से दर्शक के मन में खास विचार और भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए संपादक को यह समझना होता है कि हर कट और ट्रांजिशन दर्शक के दिमाग पर किस तरह असर डाल सकता है। वह उदाहरण देते हैं कि जब एक दृश्य अचानक बदलता है तो दर्शक के दिमाग में अस्थायी भ्रम पैदा हो सकता है, जिसे वे अपने अनुभव से जोड़ते हैं। यह भ्रम कभी कभी फिल्म की वास्तविकता को और प्रभावी बना सकता है। वहीं अगर दृश्य में कोई बदलाव बहुत हल्का होता है तो दर्शक इसे महसूस नहीं कर पाते। मर्च कहते हैं कि संपादक को यह समझना चाहिए कि दृश्य और लय के बदलाव से दर्शक की मानसिक स्थिति बदल सकती है। दर्शक फिल्म को सिर्फ कहानी के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे अपनी भावनाओं और अनुभवों से जोड़ते हैं। एक अच्छा संपादक इस मानसिक स्थिति को समझता है और उसी हिसाब से संपादन करता है ताकि दर्शक को गहरे स्तर पर अनुभव हो सके। मर्च यह भी बताते हैं कि संपादक को अपनी मानसिक स्थिति को भी समझना चाहिए, क्योंकि वह जो महसूस कर रहा है उसका असर फिल्म के संपादन पर पड़ सकता है। अगर संपादक तनाव में है या परेशान है तो वह इसे फिल्म में महसूस कर सकता है। इसलिए मर्च का सुझाव है कि संपादक को मानसिक रूप से शांत और केंद्रित रहना चाहिए ताकि वह फिल्म को सही तरीके से देख सके और उसका भावनात्मक असर पूरी तरह समझ सके। मर्च के अनुसार संपादक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर दर्शक का मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण अलग होता है। इसलिए संपादक को अपनी रचनात्मकता और अनुभव का इस्तेमाल करके यह तय करना होता है कि किस तरह से दृश्य और ध्वनियों को जोड़कर दर्शक पर गहरा असर डाला जा सकता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील और सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसे समझकर ही एक संपादक दर्शक को फिल्म में पूरी तरह डुबो सकता है। इसलिए मर्च के अनुसार संपादन के मनोविज्ञान को समझना संपादक के लिए बहुत जरूरी है। यह सिर्फ फिल्म को तकनीकी रूप से सही बनाने के लिए नहीं, बल्कि दर्शक के अनुभव को और प्रभावी बनाने के लिए भी आवश्यक है। मर्च ये भी कहते हैं कि समय और लय को नियंत्रित करने से फिल्म में एक प्रवाह बनता है। वह इसे संगीत की धुन जैसा मानते हैं। जैसे एक संगीतकार अपनी धुन में लय और ताल
सेट करता है, वैसे ही संपादक को दृश्य, संवाद और संगीत के बीच सही तालमेल बनाना होता है। अगर किसी दृश्य का समय सही ढंग से तय किया जाए तो दर्शक को फिल्म का सही अनुभव होता है। मर्च एक उदाहरण देते हैं। किसी दृश्य में बदलाव का सही समय बहुत जरूरी होता है। कभी कभी यह निर्णय सिर्फ 1 सेकंड का होता है, लेकिन उसका असर बड़ा हो सकता है। जैसे ही एक दृश्य खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, संपादक को यह तय करना होता है कि वह बदलाव धीरे से हो या तुरंत। यह सिर्फ फिल्म के विषय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि दर्शक के भावनात्मक और मानसिक अनुभव पर भी आधारित होता है। मर्च का मानना है कि समय और लय का सही तालमेल फिल्म की दिशा में मदद करता है। यदि सही समय पर सही दृश्य बदला जाए तो फिल्म दर्शक पर गहरा असर डाल सकती है, लेकिन अगर समय गलत हो तो फिल्म की ऊर्जा खत्म हो सकती है और दर्शक का ध्यान बिखर सकता है। इस तरह एक अच्छा संपादक समय और लय को सही तरीके से मिलाकर फिल्म को जीवंत बनाता है, जिससे दर्शक पूरी फिल्म में शामिल होते हैं। समय और लय का सही संतुलन फिल्म को एक ऐसा कला रूप बनाता है जो न सिर्फ दिखाई देता है बल्कि महसूस भी होता है। मर्च अंत में कहते हैं कि समय और लय फिल्म के सबसे प्रभावशाली उपकरण होते हैं और इनका सही इस्तेमाल ही फिल्म को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाता है। एक अच्छा संपादक यह समझता है कि हर दृश्य का सही समय और लय फिल्म में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक बदलाव लाता है जो दर्शक को फिल्म से जोड़ता है। भाग 10, साइकोलॉजी ऑफ एडिटिंग। वॉल्टर मार्च इस अध्याय में संपादन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो दर्शक के दिमाग और भावनाओं से गहरे जुड़े होते हैं। वह बताते हैं कि फिल्म का संपादन केवल दृश्य और ध्वनियों का तकनीकी मिलान नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया भी है जिसमें दर्शक की प्रतिक्रिया को समझकर फिल्म को तैयार किया जाता है। संपादक का काम सिर्फ तकनीकी निर्णय लेना नहीं होता, बल्कि इसे समझने की एक गहरी मानसिक समझ होती है। मर्च के अनुसार फिल्म देखने का अनुभव केवल दृश्य और ध्वनि तक सीमित नहीं होता। यह दर्शक के दिमाग में मानसिक छवियां और भावनाएं पैदा करता है। जब एक संपादक किसी दृश्य में बदलाव करता है तो वह सिर्फ दृश्य नहीं जोड़ता, बल्कि दर्शक के दिमाग को एक नई प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रतिक्रिया दर्शक के भीतर की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा पर निर्भर करती है। मर्च यह भी बताते हैं कि संपादन में किए गए हर बदलाव का दर्शक के मन पर गहरा असर होता है। एक दृश्य के चयन या उसके समय को तय करने से दर्शक के मन में खास विचार और भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए संपादक को यह समझना होता है कि हर कट और ट्रांजिशन दर्शक के दिमाग पर किस तरह असर डाल सकता है। वह उदाहरण देते हैं कि जब एक दृश्य अचानक बदलता है तो दर्शक के दिमाग में अस्थायी भ्रम पैदा हो सकता है, जिसे वे अपने अनुभव से जोड़ते हैं। यह भ्रम कभी कभी फिल्म की वास्तविकता को और प्रभावी बना सकता है। वहीं अगर दृश्य में कोई बदलाव बहुत हल्का होता है तो दर्शक इसे महसूस नहीं कर पाते। मर्च कहते हैं कि संपादक को यह समझना चाहिए कि दृश्य और लय के बदलाव से दर्शक की मानसिक स्थिति बदल सकती है। दर्शक फिल्म को सिर्फ कहानी के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे अपनी भावनाओं और अनुभवों से जोड़ते हैं। एक अच्छा संपादक इस मानसिक स्थिति को समझता है और उसी हिसाब से संपादन करता है ताकि दर्शक को गहरे स्तर पर अनुभव हो सके। मर्च यह भी बताते हैं कि संपादक को अपनी मानसिक स्थिति को भी समझना चाहिए, क्योंकि वह जो महसूस कर रहा है उसका असर फिल्म के संपादन पर पड़ सकता है। अगर संपादक तनाव में है या परेशान है तो वह इसे फिल्म में महसूस कर सकता है। इसलिए मर्च का सुझाव है कि संपादक को मानसिक रूप से शांत और केंद्रित रहना चाहिए ताकि वह फिल्म को सही तरीके से देख सके और उसका भावनात्मक असर पूरी तरह समझ सके। मर्च के अनुसार संपादक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर दर्शक का मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण अलग होता है। इसलिए संपादक को अपनी रचनात्मकता और अनुभव का इस्तेमाल करके यह तय करना होता है कि किस तरह से दृश्य और ध्वनियों को जोड़कर दर्शक पर गहरा असर डाला जा सकता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील और सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसे समझकर ही एक संपादक दर्शक को फिल्म में पूरी तरह डुबो सकता है। इसलिए मर्च के अनुसार संपादन के मनोविज्ञान को समझना संपादक के लिए बहुत जरूरी है। यह सिर्फ फिल्म को तकनीकी रूप से सही बनाने के लिए नहीं, बल्कि दर्शक के अनुभव को और प्रभावी बनाने के लिए भी आवश्यक है। भाग 11, डिजिटल बनाम एनालॉग संपादन। इस भाग में डिजिटल और एनालॉग संपादन के बीच फर्क और उनके प्रभाव पर बात करते हैं। वह इसे सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि रचनात्मक और मानसिक दृष्टिकोण से भी समझाते हैं। मर्च का मानना है कि दोनों संपादन तरीके, डिजिटल और एनालॉग, फिल्म बनाने के अनुभव को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं और संपादक का काम यह समझना है कि कौन सा तरीका किसी विशेष फिल्म के लिए सबसे अच्छा होगा। एनालॉग संपादन, जो पहले का पारंपरिक तरीका था, में फिल्म को शारीरिक रूप से काटा और जोड़ा जाता था। इसमें दृश्य को एक टेप पर रखा जाता था
और संपादक उसे काटते थे और जोड़ते थे। मर्ज के अनुसार इस प्रक्रिया में संपादक को फिल्म के साथ एक शारीरिक जुड़ाव महसूस होता था। हर कट को ध्यान से किया जाता था क्योंकि हर एक बदलाव शारीरिक रूप से किया जाता था। इस विधि में समय और सामग्री की सीमाएं थीं, जिससे संपादक में अनुशासन की भावना आती थी। मर्ज के अनुसार एनालॉग संपादन में संपादक को फिल्म के हर टुकड़े के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होता था। वह हर कट और ट्रांजिशन को सचमुच अनुभव करता था और यह पूरी रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता था। इसमें संपादक को सावधानी से काम करना पड़ता था क्योंकि उसे कई बार सीमाओं को पार करना होता था। अब डिजिटल संपादन ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। इसमें अब शारीरिक रूप से टेप काटने या जोड़ने की जरूरत नहीं होती। मर्ज कहते हैं कि डिजिटल संपादन ने संपादकों को ज्यादा स्वतंत्रता दी है। वे दृश्य को बार बार बदल सकते हैं बिना किसी शारीरिक कठिनाई के। हालांकि इसका एक जोखिम है, संपादक बार बार दृश्य को देख सकते हैं जिससे कभी कभी वे सही निर्णय नहीं ले पाते। मर्ज का कहना है कि डिजिटल संपादन आसान तो है, लेकिन कभी कभी इससे रचनात्मकता खो सकती है। डिजिटल संपादन में इतने सारे विकल्प होते हैं कि संपादक निर्णय नहीं ले पाते और कई बार उन्हें लगता है कि पहले किया गया निर्णय गलत था और फिर वह बार बार प्रक्रिया बदलते रहते हैं। डिजिटल संपादन ने फिल्म की गति और लय को भी बदल दिया है। संपादक जल्दी निर्णय लेते हैं क्योंकि वे दृश्य को बार बार बदल सकते हैं। हालांकि मर्ज मानते हैं कि डिजिटल संपादन ने संपादकों को अपने विचारों को ज्यादा रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की आजादी दी है। मर्ज का कहना है कि दोनों विधियों के अपने फायदे और नुकसान हैं। संपादकों को यह समझना चाहिए कि उनके लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। एनालॉग संपादन में एक सीमितता थी जो रचनात्मकता को दिशा देती थी, जबकि डिजिटल संपादन ने उन सीमाओं को हटा दिया है, जिससे संपादक नए तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि कभी कभी अधिक विकल्प रचनात्मकता को भटका सकते हैं। मर्ज इस बात पर जोर देते हैं कि संपादकों को दोनों विधियों के बीच संतुलन बनाकर काम करना चाहिए। डिजिटल संपादन के फायदे का सही उपयोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही एनालॉग संपादन की परंपरा और अनुशासन से भी कुछ सीखा जा सकता है। भाग 12, द एडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉल्टर मर्ज इस अध्याय में संपादक की जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं। उनका मानना है कि संपादक का काम सिर्फ फिल्म को जोड़ना या दिखाना नहीं है, बल्कि उसे एक सशक्त अनुभव बनाना है। संपादक को फिल्म के भावनाओं, विचारों और अर्थों को सही रूप से पेश करना होता है। फिल्म के भावनात्मक संदर्भ को बनाए रखना मर्ज के अनुसार संपादक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिल्म के भावनात्मक संदर्भ को समझना और उसे बनाए रखना है। हर कट और बदलाव दर्शक के मन को प्रभावित करता है, इसलिए संपादक को यह सुनिश्चित करना होता है कि फिल्म का मूल भावनात्मक विचार सही तरीके से दिखे। फिल्म के अर्थ को संरक्षित रखना संपादक को फिल्म की कहानी का अर्थ सही तरीके से दर्शक तक पहुंचाना होता है। यह सिर्फ दृश्य और आवाज को जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि फिल्म को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम भी है। संपादक को फिल्म के संदेश को पूरी तरह से संरक्षित रखना होता है। सिनेमा के तकनीकी पहलुओं की समझ। मर्ज कहते हैं कि संपादक को सिनेमा के तकनीकी पहलुओं जैसे कैमरे के एंगल, लाइटिंग और साउंड डिजाइन की समझ होनी चाहिए। उसे यह जानना होता है कि इन तकनीकी तत्वों का फिल्म की भावना पर क्या असर होगा। संपादन का नैतिक दायित्व। संपादक का एक नैतिक दायित्व भी होता है। उसे कभी भी फिल्म की भावना से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर कोई दृश्य फिल्म के उद्देश्य से मेल नहीं खाता तो उसे हटा देना चाहिए, चाहे उस दृश्य को फिल्माने में कितनी मेहनत लगी हो। दर्शक से संबंध बनाना। संपादक का काम यह है कि वह हर दृश्य और संवाद को इस तरह से संपादित करे कि वह दर्शक पर गहरा असर डाले। उसे यह समझना होता है कि दर्शक फिल्म से कैसे जुड़ते हैं और उसी के अनुसार वह फिल्म को संपादित करते हैं। रचनात्मक स्वतंत्रता और अनुशासन का संतुलन। संपादक को रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ फिल्म के अनुशासन का भी पालन करना चाहिए। हर फिल्म का एक ढांचा होता है जिसे संपादक को समझते हुए अपने रचनात्मक विचारों को फिल्म में जोड़ना होता है। संपादक की भूमिका एक मानसिक चिकित्सक की तरह। मर्ज के अनुसार संपादक को एक मानसिक चिकित्सक की तरह फिल्म के हर तत्व को समझना और सही निर्णय लेना होता है ताकि दर्शक पर फिल्म का सही प्रभाव पड़े। संपादक का दृष्टिकोण और निर्णय। संपादक का दृष्टिकोण पूरी फिल्म को समझने का होता है। हर कट, हर बदलाव और हर ट्रांजिशन का फैसला फिल्म के कुल अनुभव को ध्यान में रखते हुए करना होता है। मर्ज के अनुसार
कि संपादक और निर्माता का संबंध एक साझेदारी की तरह होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों का सम्मान करना चाहिए ताकि फिल्म को बेहतर तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। भाग 13, संपादन और सिनेमा का भविष्य। मर्ज के अनुसार इस अध्याय में संपादन और सिनेमा के भविष्य पर चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि फिल्म उद्योग और संपादन की तकनीकें हमेशा बदलती रहती हैं और भविष्य में ये और भी विकसित होंगी। हालांकि इन बदलावों के बावजूद फिल्म की आत्मा और उसकी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए संपादकों को अपनी रचनात्मकता और संवेदनशीलता को हमेशा बनाए रखना होगा। मर्ज के अनुसार डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वर्चुअल रियलिटी (VR) जैसी नई तकनीकों के आने से फिल्म संपादन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, लेकिन फिल्म का उद्देश्य दर्शक को एक गहरी और प्रभावशाली कहानी देना हमेशा वही रहेगा। डिजिटल संपादन की बढ़ती भूमिका। डिजिटल संपादन की तकनीक दिन ब दिन बदल रही है। मर्ज मानते हैं कि भविष्य में संपादक फिल्म को और तेज और आसानी से संपादित कर सकेंगे क्योंकि तकनीकी साधन और भी उन्नत होंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि संपादक की भूमिका घटेगी। डिजिटल संपादन के माध्यम से संपादकों को और भी रचनात्मकता का मौका मिलेगा। फिर भी यह जरूरी है कि संपादक अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें और तकनीकी बदलावों के साथ उसे और बेहतर बनाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फिल्म संपादन। मर्ज भविष्यवाणी करते हैं कि AI संपादन की प्रक्रिया को और आसान बनाएगा। AI तकनीक से कंप्यूटर को यह सिखाया जाएगा कि फिल्म के दृश्य, ध्वनियां और लय को कैसे जोड़ा जाए। इससे संपादकों को ज्यादा समय मिलेगा ताकि वे रचनात्मक और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दे सकें। हालांकि AI को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, न कि किसी इंसान की जगह पर। मर्ज का मानना है कि AI भावनाओं और रचनात्मकता को पूरी तरह से समझ नहीं सकता, इसलिए संपादक की भूमिका हमेशा जरूरी रहेगी। वर्चुअल रियलिटी (VR) और संपादन। मर्ज ने VR तकनीक के बारे में भी बात की है। भविष्य में VR का इस्तेमाल फिल्म बनाने और संपादित करने में किया जाएगा। इसके माध्यम से संपादक फिल्म के दृश्य में घुसकर उसे महसूस कर सकते हैं और फिर संपादित कर सकते हैं। हालांकि मर्ज चेतावनी देते हैं कि VR का इस्तेमाल करते समय संपादक को हमेशा फिल्म के उद्देश्य और दर्शक के अनुभव को ध्यान में रखना होगा। नई शैलियाओं और रूप। मर्ज का मानना है कि आने वाले समय में फिल्म में नई शैलियाओं और रूप विकसित होंगे। अब फिल्में केवल पारंपरिक तरीके से नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि नए प्रयोग किए जाएंगे, जैसे कि इंटरैक्टिव फिल्में और वेरिएबल कहानी संरचनाएं, जहां दर्शक के निर्णय के आधार पर कहानी बदल सकती है। ऐसे प्रयोगों के लिए संपादकों की नई पीढ़ी को खुले दिमाग से काम करना होगा। संपादन में प्रयोगात्मकता की ओर बढ़ता रुझान। मर्ज भविष्य में संपादन में ज्यादा प्रयोगात्मकता देखने की उम्मीद जताते हैं। संपादक अब केवल पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि नए कैमरे, कंप्यूटर तकनीक, एनिमेशन और वीडियो गेम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। इससे संपादन की प्रक्रिया में नए रूप और शैलियाएं आएंगी जो दर्शकों के लिए एक नया अनुभव बनेंगी। संपादक की भूमिका में बदलाव। मर्ज का कहना है कि तकनीकी और शैलियों में बदलाव के साथ संपादक की भूमिका भी बदलेगी। भविष्य में संपादक को केवल दृश्य जोड़ने वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे कहानी के हर पहलू को बनाने वाला व्यक्ति माना जाएगा। संपादकों को फिल्म के दृश्य और ध्वनियों को जोड़ने के साथ साथ उनके बीच के भावनात्मक और मानसिक संबंध को भी समझना होगा। सिनेमा और दर्शकों के अनुभव में बदलाव। मर्ज मानते हैं कि सिनेमा का भविष्य केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक बदलाव भी लेकर आएगा। फिल्म निर्माण में नए दृष्टिकोण और रूप अपनाए जाएंगे, जिससे दर्शक का अनुभव और भी व्यक्तिगत और प्रभावशाली होगा। फिल्में अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में दर्शकों के अनुभव के रूप में दिखाई जाएंगी। निष्कर्ष। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यह बताने की कोशिश करता है कि फिल्म संपादन केवल तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि एक गहरी, भावनात्मक और संवेदनात्मक प्रक्रिया है। मर्ज हमें यह सिखाते हैं कि एक अच्छा संपादक केवल कट करने वाला नहीं होता, बल्कि वह फिल्म के रचनात्मक निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वह डिजिटल संपादन हो, AI का उपयोग हो या VR की दुनिया हो, संपादक की जिम्मेदारी हमेशा ये होगी कि वह फिल्म के भावनात्मक और रचनात्मक सार को संरक्षित रखे और दर्शकों को एक सशक्त अनुभव प्रदान करे।